नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार की हालत उत्तर प्रदेश की गोरखपुर डिपो की बस की तरह हो गई है। जैसे गोरखपुर डिपो की बसों को धक्का दिए बिना वो नहीं चलती, धकियाना पड़ता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी की अब स्थिति ये है। उनकी एनडीए की सरकार जिसके वो प्रधानमंत्री हैं, उस सरकार में सबसे बड़ी चीज ये है कि अब कहीं यहां से धक्का कहीं वहां से धक्का मिल रहा है। एक धक्का उन्हें अभी मिला था कि उनकी सहयोगी अजीत पवार की पार्टी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसको उन्होंने तोड़वा करके शरद पवार से छिनवा करके उनके भतीजे को सौंपा था, उसने कहा हम नहीं लेंगे मंत्री पद, क्योंकि आप हमें कैबिनेट मंत्री नहीं दे रहे हैं और हम अपने मंत्री का डिमोशन नहीं कराएंगे। वो जिस व्यक्ति के डिमोशन की बात कर रहे थे वो प्रफुल्ल पटेल, वो वही हैं जिनका अभी ईडी का केस था। नरेंद्र मोदी ने वो केस में उन्हें बरी कराया, 180 करोड़ की उनकी जब्त की हुई संपत्ति वापस दिलाई, उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त बनाया। अब आप सोचिए, वो ये आंखें दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी आंखें दिखाने लग गए, वो भी मंत्री पद को लेकर के बिल्कुल चढ़े हुए हैं कि उनके मुताबिक चीज नहीं हो रही है, तो उनका भी अपना वो आंखें दिखा रहे हैं। और वो दिखा रहे थे तो इधर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू भी दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं स्पीकर का पद चाहिए है हमें, वो हमारे पास रहना चाहिए। और यह हालत हो गई कि अब नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे करें। बहरहाल मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैनेज करने के तमाम तरीके हैं, उनको अख्तियार किया जा रहा है। इन्हीं मैनेजमेंट के बीच में नरेंद्र मोदी की आप आदत जानते हैं, अपना गुणगान ना हो, अपनी चर्चा ना हो, अपने लिए तालियां ना हो, तो वो जिएंगे कैसे? जी हां, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के दौरान जो ड्रामे किए वो किसी से छिपे हुए नहीं है। लेकिन इसके बाद जो वो करते हैं कि आज वो जब प्रधानमंत्री कार्यालय जाते हैं, वो रोज जाते थे, आज जब जाते हैं तो वहां के कर्मचारियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, वो तालियां बजाते हैं। अरे भाई, कोई अलग से मदारी थोड़ी ना आ गया है खेल दिखाने की तालियां बज रही, लेकिन सही ये है कि मदारी ही आ गया है। और फिर उनको भाषण देते हैं, भाषण देके उन्हें बताते हैं क्लियरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। वो नहीं, क्लियरिटी ऑफ थॉट। तो साहब जब ये बताते हैं तो वहां के एक अधिकारी का मुझे फोन आता है, वो कहते हैं भाई साहब हमको भी पता है इनका क्लियरिटी ऑफ थॉट क्या है। इनका क्लियरिटी ऑफ थॉट सिर्फ और सिर्फ सत्ता है और अपना महिमा मंडन है। तो आज उन्होंने वही अपना महिमा मंडन किया, यह बताया कि 30-40 साल से लोग उनसे यही पूछते हैं कि आप थकते क्यों नहीं। इसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। जब वो 30-40 साल की बात करते हैं तो मुझे याद आता है 30-40 साल नहीं, 1999 में मैंने उनको देखा है जब वो यहां पंजाब में संगठन मंत्री थे।
और उस दौरान मैंने उनको देखा कि किस तरीके के उनकी क्या क्या चीजें थी और क्या थकान थी। तो बड़ा अजीब लगता है जब वो इस तरह के किस्से बताते हैं, तो हंसी आती है कि 30-40 साल से आप क्या बता रहे हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा निजी तौर पे देखा है, तमाम रूपों में देखा है। छोड़िए, उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि निजी है, उन पे नहीं करनी चाहिए। तो बस इतनी बात कह के खत्म करता हूं। आप थोड़े में ज्यादा समझिए कि उस तरह की स्थिति थी, और जो इस तरह की स्थिति वाला व्यक्ति हो वो ये बताए वास्तव में अपने लिए जीने वाला प्राणी है सिर्फ, यह समझ सकते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप इससे समझिए, जिस समय वो तालियां बजवा रहे थे, जश्न मना रहे थे, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था कि उसी वक्त में कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तीर्थयात्रियों की एक बस पर आतंकी हमला होता है। 10 लोग मर जाते हैं, तमाम लोग घायल होते हैं, कुछ मौत से जूझ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने लिए तालियां बजवा रहा है। वो प्रधानमंत्री जो कहता था मैंने देश को सुरक्षित कर दिया है। दिल्ली में एक तरफ मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जम्मू में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई और करीब 30 घायल हुए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी मीडिया चैनल ने ये खबर नहीं दिखाई। खबर इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि पापा के शपथ ग्रहण समारोह में कोई रुकावट ना हो, देश को ना पता चले कि आतंकी हमला हुआ है। पिछले 10 सालों में पापा और पापा की मीडिया ने इसी तरह आतंकी हमलों को नजरअंदाज किया है। पापा जम्मू कश्मीर में शांति की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, जो पापा का मीडिया आपको नहीं बताएगा। सिर्फ इसी साल की बात करें तो 10 जून तक देश में कुल 122 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 77 लोग मारे गए हैं और 20 जवान शहीद हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में 17 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 17 लोग मारे गए हैं और 1 जवान शहीद हुआ है। ये आंकड़े मात्र 6 महीनों के हैं। पिछले 10 साल में हजारों लोग आतंकवादी हमलों में जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों सैनिक शहीद हो चुके हैं। आतंकवाद खत्म करने की बड़ी बड़ी डींगें हाँकने वाले मोदी देश चलाने में नाकाम रहे। पिछले कुछ सालों में मोदी और उनके मंत्रियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी देना बंद कर दिया। अब ना वो आतंकवाद की बात करते हैं और ना आतंकवादी हमलों की निंदा करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान लगातार आतंकवादी हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। मोदी चीन को क्लीन चिट देते हैं और पाकिस्तानी हमलों पर चुप्पी साध लेते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर शांति की बात करने वाले मोदी जम्मू कश्मीर की तीनों सीटों पर अपना एक प्रत्याशी तक नहीं उतार पाए। मोदी की खामोशी बताती है कि वो आतंकवाद को जवाब देने में नाकाम रहे हैं, चीन को जवाब देने में नाकाम रहे हैं। वहीं मणिपुर में हिंसा का तांडव जारी है, लगातार जारी है। आज यह तक हुआ कि वहां के मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ और उसमें कई लोग घायल हुए। तो इस तरह के तमाम मैतेई और कुकी का जो विवाद चल रहा है, उसमें कई लोगों को घरों से निकाल बाहर किया गया है। जिस तरीके से किया गया वो सब कुछ सामने है। इतना असुरक्षित 1 साल से ऊपर हो गया है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। और उसके बाद कंट्रोल नहीं आप कर पा रहे हैं और आप तालियां बजवा रहे हैं। आपने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करते हुए क्या कहा था? आप काले धन पे स्ट्राइक कर रहे हैं, आप आतंकवाद पे कर रहे हैं, आप सारी चीजें, और हालत ये हुई तब से अब तक आतंकवाद उससे कई गुना बढ़ गया।
इतने हमले हो गए कि जितने हमले कभी नहीं हुए थे। आपके शासनकाल में ही पुलवामा हुआ, आपके शासनकाल में ही तमाम और चीजें हुई कराई गई, क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो हुआ, जिस तरह से आपका एक्शन था, वो सारा बताता है कि आप असल में एक नाकारा प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ कल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था एनडीए सरकार का, और दूसरी तरफ रियासी में निहत्थे तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 10 तीर्थयात्री मारे गए। हमें कहा जाता है, पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। कहां है वो शांति? किसके लिए है वो शांति? जो अपने एक उसमें जीते हैं, अपना ओरा बना लेता है तो उसी में जीता है। जो एक साइकिक होता है, मरीज होता है, उस तरह की स्थिति है आपकी कि बस मैं ही हूं, इसमें आप जीते हैं। इसलिए यह स्थिति है। देश बर्बादी में जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप ये कर रहे हैं। हालात ये हैं कि हमारे तमाम स्टूडेंट्स मौत को गले लगा रहे हैं। मोदी जी ने अभी शपथ भी नहीं ली थी और उससे पहले ही नीट परीक्षा में बड़ी धांधली हुई। 100-200 नहीं, देश के 24 लाख छात्रों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई। उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया। 4 जून को एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तय समय से 10 दिन पहले नीट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली होती है और इस धांधली को छुपाने के लिए, छात्रों की आवाज दबाने के लिए साजिशन रिजल्ट को चुनाव के बीच जारी किया जाता है। नतीजों में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नीट के परीक्षा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। रिजल्ट में एक ही सेंटर के 6 छात्रों के 720 में से 720 अंक आ जाते हैं, जो कि केवल इत्तेफाक भर नहीं हो सकता। टॉप करने वाले 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास होते हैं। पिछले साल नीट में केवल 3 टॉपर थे, लेकिन इस बार अचानक 67 टॉपर हो जाते हैं। कई छात्रों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है। बावजूद इसके एनटीए और सरकार लगातार पेपर लीक की संभावनाओं को नकार रही है। ये चीजें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पहले परीक्षा में धांधली की गई, फिर छात्रों की आवाज दबाने के लिए रिजल्ट को चुनाव के बीच घोषित किया गया। इतना ही नहीं, पहले एनटीए यानी कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी परीक्षा में धांधली से नकार देती है, फिर देश में छात्रों और उनके पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ता देख जांच के लिए राजी होती है तो अपनी ही एजेंसी के लोगों को इन्वेस्टिगेशन टीम में बिठा देती है। मतलब हद है। इसका परिणाम यह होता है कि छात्रों में रोष बढ़ जाता है। हजारों लाखों छात्र सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आ जाते हैं। राजस्थान की एक छात्रा आत्महत्या तक कर लेती है। जिस परीक्षा से देश के लाखों परिवारों का भविष्य सीधे सीधे जुड़ा होता है, उसमें इस तरह की घोर लापरवाही, अनियमितता ये बताने के लिए काफी है कि सरकार और सरकारी एजेंसियां छात्रों के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। नीट के स्टूडेंट्स की दशा रोज रोज वो हो रही है। आज लखनऊ की एक लड़की ने अपना वीडियो शेयर किया। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को
उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। जिसे प्रियंका गांधी ने भी आगे बताया, राहुल गांधी ने इसको लेकर भी कमेंट किया। तो वो लड़की बताती है कि किस तरीके से नीट में जो गड़बड़ी की गई है, घोटाला किया गया है, उसकी OMR सीट को फाड़ दिया गया और उसके बाद में उसका रिजल्ट नहीं। उसने अपने थर्ड अटेम्प्ट था, कितनी मेहनत की होगी उस लड़की ने, उसकी तो जिंदगी आपने बर्बाद करने का काम किया है। अन्याय के लिए कार्रवाई करने की बजाय आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और जांच किसको आप देते हैं? चोर ही निगरानी करेगा वाली स्टाइल में, कि बिल्लियां दूध की निगरानी करेंगी, वैसी स्टाइल में आपने नीट के जो उसका चेयरमैन है उसको आपने जांच सौंप दी। यानी जिन पर धांधली का, गड़बड़ी का आरोप है, उन्हीं को जांच सौंप दी। ये वैसी स्थिति है जैसा आपने तमाम और चीजों में किया। अदानी ने घोटाले किए, सब कुछ किए, उसमें गड़बड़ी में पाया गया कि सेबी ने सारी गड़बड़ी में हिस्सेदारी निभाई और आपने सेबी को ही जांच दे दी। अब सेबी क्या जांच करेगा? आपने इसी तरह एक्सपर्ट्स कमेटी जो बनाई, उस एक्सपर्ट कमेटी में वही लोग डाल दिए जो मोदी का गुणगान करते थे, वो कैसे निकाल के लाएंगे? तो तमाम कंपनियों के घोटाले हों, दूसरे घोटाले हों, गड़बड़ियां हों, सब आप इसी तरह से करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं इसकी JPC होनी चाहिए, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। आज तक जितने पेपर लीक हुए हैं, आपके वक्त में कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हुआ? किस राज्य में जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पेपर लीक का धंधा न चल रहा हो? तो पेपर लीक का धंधा चला रहे हैं आप, लोगों को जीवन खराब कर रहे हैं, उनको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और इसके बाद में आप बखान करते हैं अपना स्वांतः सुखाए में जी रहे हैं। जब इस तरह से जी रहे हैं तो आता एक सवाल उठता है कि आपने इस देश को कहां ढकेल दिया है, जहां आप डबल इंजन की सरकारें कहते हैं और कहते हैं कौन सा अपराध नहीं हो रहा है। मेरठ में देखिए, बच्चे को किडनैप किया जाता है, 50 लाख रुपए रेंसम मांगा जाता है, नहीं दे पाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके पहले हम नोएडा में देख चुके, दिल्ली से कोई ज्यादा दूर नहीं है। कहते आप इसके लिए आप योगी से बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे सत्ता के लिए। सत्ता कैसे रहे, चुनाव कैसे हो, हमारे लोग जीते, इसके लिए आप परेशान होते, इसके लिए मीटिंगें करते हैं। कभी आपने इसके लिए तो मीटिंग नहीं की। इसीलिए जनता ने आपको जवाब दिया है, यूपी की जनता ने जवाब दिया है। आदर खरीदा नहीं जाता, और सत्ता कुर्सी में बैठ के जो मिलता है वो आदर नहीं होता है। आदर आपका इंडिविजुअल होता है। यदि आदर देखना है तो आज आप देखिए, बांग्लादेश की राष्ट्रपति ने गांधी परिवार से मिलने की इच्छा जताई, उनसे आग्रह किया कि वो उनसे मिले, और जब वो मिलने पहुंचे तो गले लगा करके न सिर्फ सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से भी मिली, और तमाम चर्चा की, अपने पूरे डेलीगेट्स के साथ में चर्चा की। और यह बताता है कि क्या आदर होता है।
तो इसे आदर कहते हैं। यह आदर सत्ता के कारण नहीं मिलता, वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में है। और विपक्ष में होने के बाद यह आदर यदि मिले तो आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, आज हिंदुस्तान जिन हालात में है उन हालात में उसके मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है, उनको लेके चिंता करने की जरूरत थी। आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उन सारी, जैसे ही आपने शपथ ले ली थी उसके बाद में आपको तत्काल उन समस्याओं को एड्रेस करना चाहिए। हरियाणा का आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार, वह शिक्षकों के, लेक्चरर्स के, प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े हुए कॉलेजों, 69% पद खाली पड़े हुए। सोचिए 69% पद खाली पड़े हो तो कौन सी पढ़ाई करेंगे? न साइंस का टीचर है, न मैथमेटिक्स का टीचर है, न बायोलॉजी का टीचर है, न फिजिक्स का टीचर है, न केमिस्ट्री का टीचर है। तो जब इनके प्रोफेसर्स और वो है ही नहीं तो हरियाणा के बच्चे बेचारे निकलेंगे क्या? वहां के कॉलेजों में पढ़ के करेंगे क्या? आपने यह भारत बनाया है जो ज्ञानहीन भारत, जिसमें सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चले, उस पर चर्चा हो, इस बात के लिए नहीं कि देश पर चर्चा हो। कुछ लोगों की आदत होती है वो बना नहीं सकते, तो चाहते हैं सब बिगड़ जाए तो हम अच्छे दिखाई देंगे। आप उनमें से एक, और इसलिए देश की यह दशा है। नेहरू से तुलना की बात करते हैं, आप नेहरू के पांव की धूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेहरू तीसरी बार भी जब शपथ ले रहे थे तब भी वो 2/3 बहुमत के साथ थे, पहली बार भी 2/3 बहुमत के साथ थे, दोबारा भी 2/3 बहुमत के साथ थे। आप आज तक 2/3 बहुमत पे नहीं पहुंच सके, और जब पहुंचने की कोशिश की तो जनता ने लाके बहुमत से भी नीचे छोड़ दिया कि आप कुछ नहीं। तो यह आपको सीखने की जरूरत है कि आप किस दशा में। इसलिए आप अपना आत्ममंथन कीजिए, इलाज कराइए किसी अच्छे मनोचिकित्सक से, जिससे आप कुछ देश का भला कर सके। अन्यथा आपसे उम्मीद वैसे ही नहीं है, क्योंकि अब आपके पजामे का नाड़ा राहुल गांधी खींच ले गए। जय